जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़े से पीके जरा झूमे। मधुमती फिल्म में गाना है जॉनी वॉकर के लिए, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। और दिलीप कुमार के लिए गाना है टूटे हुए ख्वाबों ने। टूटे हुए ख्वाबों ने। आप देखिए कि दोनों गाने क्या वो सेम आवाज है? हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। या आप प्यासा में देखिए कि सर जो तेरा चकराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। और वो जो ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, क्या वो सेम आवाज है? यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बस। तो आप देखिए कि दोनों गाने क्या वो सेम आवाज है? ये बात आज हम सुनते हैं कि हर सिंगर के लिए कह दी जाती है कि जो ये न्यूज वाले जो बनाते हैं कि भाई जिस हीरो पर गाई उसी की आवाज लगी, लेकिन ये जुमला, इसकी सचमुच की आबरू का नाम मोहम्मद रफी। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी। आप मुझे सुन रहे हैं ग्रेट लेजेंड्स चैनल पर, और मेरा अपना चैनल भी है हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल, जहां आप रफी साहब के बहुत सारे किस्से सुन सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो प्लेबैक सिंगिंग की पूरी रिवायत है उसमें रफी साहब का क्या महत्व है और क्या उनका योगदान है। ये बात रफी साहब के बारे में आनंद जी भाई भी कहते हैं, ये प्यारेलाल जी भी कहते हैं, ये तमाम लोगों ने कही। और इसका उदाहरण देखिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। बेसिकली हमें ये समझना होगा कि रफी साहब को प्लेबैक सिंगर्स में इतना बड़ा मर्तबा क्यों हासिल है। सिंगिंग की सिर्फ बात नहीं है, प्लेबैक सिंगिंग जब हम कहते हैं तो हम एक्टर के लिए वॉइस दे रहे हैं, यानी उस कैरेक्टर के लिए वॉइस दे रहे हैं। और चूंकि एक कैरेक्टर को एक्टर प्ले कर रहा है और आपको उस एक्टर के लिए आवाज देनी है, तो यानी उस अदायगी को अपनी आवाज में झलकाना है, तो आपको एक तरीके से गायकी को भी, गायकी का दामन पकड़ के रखना है और अदाकारी को भी नहीं छोड़ना है। वरना अपना नाम नहीं है बनने खां भोपाली। अदाकारी प्लेबैक सिंगिंग में बराबर की चीज है, यानी गायकी और अदाकारी साथ में चलेगी प्लेबैक सिंगिंग में। इस कसौटी पर रफी साहब अपने साथ के तमाम गायकों से बहुत आगे नजर आते हैं। यानी वो सिर्फ गाना नहीं गाते थे, वो एक्टिंग करते थे गाने में। और आप देखें कि तमाम ऐसे गाने हैं जो आप जब ध्यान देंगे रफी साहब के तो आपको लगेगा, वो तारीफ करूं क्या उसकी, इसका किस्सा भी है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। कि ओपी नैयर से शम्मी कपूर ने कहा कि भाई इसको, ये जो आखिरी का जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या इसकी, इसको रिपीट करना है कई बार, और हर बार मैं अलग तरीके से हाथ वाथ हिलाऊंगा और क्रेसेंडो बनाना है और इसकी गति बढ़ती जाएगी। ओपी नैयर थोड़े सख्त आदमी थे, उन्होंने कहा ये क्या, हमारा डिपार्टमेंट है गाना, आप क्यों ये सब सलाहें दे रहे हैं, ये कोई नहीं, जैसा गाना है वैसा है। रफी साहब ने कहा कि रफी साहब बहुत पसंद करते थे शम्मी कपूर जी को, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक कह रहा है, ये एक्टर है तो इनकी अपनी भी एक समझ है, क्योंकि स्क्रीन पर तो इनको दिखना है, इन्हीं को वो गाना अदा करना है, और ये हीरो हैं तो इनकी बात को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, इनकी बात का एक महत्व है। तो एक काम करते हैं, जैसा ये कह रहे हैं वैसा भी कर लेते हैं, और गाना हमको है, जैसा ये बता रहे हैं गाना हमको है, तो जैसा ये बता रहे हैं वैसा भी गा लेते हैं, और फिर नहीं तो एक वर्जन, ओरिजिनल वर्जन भी कर लेंगे। और जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ तो रफी साहब ने पूछा ओपी नैयर से कि क्या बात बनी, तो ओपी नैयर ने कहा नहीं बहुत बढ़िया बनी। तो यानी ओपी नैयर साहब मुत्तफिक हो गए और वो गाना वैसे ही हुआ था। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
तुम्हें बनाया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि गायक के बतौर वो इतने पक्के गायक थे ना, और इसीलिए वो शायद पायनियर हैं, क्योंकि उन्होंने तब शुरू किया गाना जब प्लेबैक सिंगिंग स्थापित हो रही थी, शुरुआती दौर में थी। तो यानी उनसे पहले उनके लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था, कोई मशाल राह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। यानी उन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया और ओरिजिनल रास्ता बनाया, और उस रास्ते पर फिर जमाने ने सफर किया। यानी जितने सिंगर्स हैं, इस बात को यूं समझिए कि साहिर लुधियानवी से पूछा गया कि आप इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लिरिसिस्ट किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आरजू लखनवी को बहुत बड़ा गीतकार मानता हूं, क्योंकि हमारा जो ये मुहावरा है फिल्मों का, फिल्में जिस मुहावरे में बात करती हैं, चाहे वो गाने हो या डायलॉग हो, ये आरजू का दिया हुआ है। यानी जबान, शब्द और ये अदायगी और मिजाज। इसी तरह से रफी साहब ने जो रास्ता बना दिया ना प्लेबैक सिंगिंग की, अदाकारी और इमोशन और सुर भी पक्के हों, वो रफी साहब का अपना सरमाया है, और इसीलिए रफी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। और आप देखें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, लीक पर वे चले जिनके कदम दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो ये जो अनिर्मित रास्ते पर रफी साहब चले थे, और वो रास्ता आज कितना पक्का हो गया है, कैसी शाहराह बन चुकी है, ये हम जानते हैं रफी साहब को लेकर। तो देखिए, रफी साहब ने जिस जमाने में गाना शुरू किया, उस जमाने को अगर आप याद करें तो उस जमाने की प्लेबैक सिंगिंग में आपको कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिक नजर आएंगी। एक बात तो ये कि प्लेबैक सिंगिंग जो उस जमाने में होती थी, उसमें गायक की स्टाइल बहुत डोमिनेंट होती थी। यानी हर गायक की एक स्टाइल होती थी, वो उसी में गाना गाता था, और वो कैरेक्टर या कहानी या एक्टर से निरपेक्ष होती थी वो स्टाइल या वो शैली, है ना, जैसे सहगल की शैली है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो जमाना था जब एक्टर्स खुद भी सिंगर्स हुआ करते थे या काम चलाओ सिंगर हुआ करते थे, उन्हीं से गवाए जाते थे गाने। तीसरी बात ये कि वो जो जमाना था उसमें खुले गले से, जिसे हम फुल थ्रोटल वॉइस या ऑप्टिमम थ्रो ऑफ वॉइस कहते हैं, उससे काम नहीं लिया जाता था। यानी नीचे नीचे गाना होता था और एक किस्म की मसनूई आवाज बना के गाना, जिसका दौर लौट आया है आजकल के जमाने में। आजकल भी वही दौर है कि सिंगर्स अपनी मौलिक आवाज में नहीं गाते हैं, गाते वक्त वो एक किस्म से एक इफेक्ट पैदा करते हैं, एक मसनूईपन, एक बनावटीपन पैदा करते हैं, आवाज बना कर गाते हैं, और वो बहुत चल भी रहा है। तो शुरुआत में भी ऐसा ही मामला था। जो सिंगर्स गाते थे वो एक उनकी आवाज जो होती थी वो खुली आवाज नहीं होती थी, वो एक बनावटीपन उसमें होता था। रफी साहब जब आए हैं, शुरुआत के कुछ साल अगर छोड़ भी दें, तो जब उनकी गाड़ी चली है तो आपने उनमें 2-4 खासियतें बिल्कुल पक्के तौर पर देखी होंगी, जिसने ये तय कर दिया कि ये सिंगर अब स्थापित हो जाने वाला है और सबसे आगे निकलने वाला है। एक बात ये कि रफी साहब की जो आवाज थी वो खुले गले की आवाज थी, फुल थ्रोटल वॉइस, कोई मसनूईपन नहीं, खिली खिली आवाज, ऐसा लगेगा शरीफ आदमी गा रहा है या बहुत आशनाई है इस आवाज से, ऐसा लगेगा। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। हीरोइक वॉइस, नायक की आवाज, एक बात। दूसरी बात, वो जो हमने बात की कि नीचे नीचे गाते थे, रफी साहब ने बैजू बावरा में जब ऊपर के सुर लगाए हैं तो उसी वक्त ये तय हो गया कि भाई ये अब आगे निकल गए बाकी लोगों से। ओ जीवन अपना वापस ले ले। तीसरी बात, रफी साहब ने, आप उनका गाना देखिए, 1948 का गाना है, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी।
48 में रफी साहब 24 साल के थे। आप देखें कि आपको आवाज बिल्कुल सेम दिखेगी, यानी 1960 में जिस आवाज में रफी साहब याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं मेरे महबूब फिल्म का गाना गा रहे थे 63 में, उसी आवाज में ये गाना है। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। तो वो जो आवाज की क्वालिटी थी उनकी, वो बिल्कुल उसी जमाने से शुरू से ऐसी थी। और आखिरी बात, जो प्लेबैक सिंगिंग, यानी उससे पहले तक जैसे मैंने बताया कि कोई एक्टर को ध्यान में रखकर, कैरेक्टर को ध्यान में रखकर, कैरेक्टर की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर नहीं गाता था। ये रफी साहब जब आए हैं तो उन्होंने, सोचिए, उनका जहन एज अ प्लेबैक सिंगर कितना इवॉल्व और कितना शार्प होगा कि उन्होंने ये पूरी चीज को ध्यान में रखा और फिर गाया, और फिर वो एक रफी की स्टाइल बन गई। रफी की स्टाइल क्या थी? रफी की स्टाइल है एक वैरायटी वाली स्टाइल, यानी वो स्टाइल तो है लेकिन वो स्टाइल खुली हुई स्टाइल है, स्टाइल में कैद नहीं है। तो ये जो चीज रफी साहब की आवाज में थी, इसने रफी साहब को अपने कंटेम्प्रेरी से बहुत अलग कर दिया। और इसीलिए 50 से लेकर 80 तक, या 50 से लेकर 70 तक, 50 से 80 तक तो उन्होंने गाना वो गाते रहे, एक्टिव रहे, लेकिन 50 से 70 तक तो उन्होंने एक छत्र राज किया है। और वो 50 से 70 का ये वही दौर है जो गोल्डन एरा कहलाता है। तो गोल्डन एरा का जो म्यूजिक है उसमें कोई अगर सबसे बड़ा गायक है तो रफी साहब है। और वो इसी वजह से है कि जो टैलेंट, भाई सिंगिंग में, प्लेबैक सिंगिंग में सिर्फ सिंगिंग का मामला नहीं है, उसमें अदायगी का बड़ा मामला है कि आप इमोशन को कैसे पकड़ रहे हैं। और इमोशन, शब्दों में जो इमोशन है वो नहीं, जो कैरेक्टर जो इमोशन में है वो, उसको जिस तरह से रफी साहब ने गाया, जिसको शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई कोई पक्के सुर में गा देगा, अच्छा गा देगा, बढ़िया गा देगा, लेकिन वो जो रफी साहब जो जान डालते थे वो नहीं कर सकता। वो इसीलिए है कि रफी साहब, भाई कोई भी सिंगर हो जो अच्छा गाता है, सालों साल क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेता है, कई बार क्लासिकल वाले जब बॉलीवुड फिल्म के गाने गाते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से। तो ये नहीं है कि वो सिंगर कमजोर हैं, वो अपनी विधा के बहुत बड़े सिंगर्स हैं। कोई भी क्लासिकल म्यूजिक की अपनी महत्ता है, उसको कोई कम कर ही नहीं सकता। जो कम करता है वो, उसका मतलब है कि वो उस परंपरा को जानता ही नहीं। लेकिन ये प्लेबैक सिंगिंग थोड़ा अलग मामला है, इसमें बहुत सारी चीजों को साथ में रखना पड़ता है। और ये एक अलग शास्त्र है पूरा, इसका ये अलग विधा है। तो इसके लिए टेम्परामेंट भी अलग चाहिए। तो उस टेम्परामेंट को जो सबसे ज्यादा सूट हुए वो रफी साहब हुए। और इसीलिए प्लेबैक सिंगिंग, कोई ये तो कह सकता है कि भाई वो, उसका जाती कनेक्ट किशोर कुमार जी से ज्यादा है, इसलिए वो किशोर कुमार के गाने गाता है। उसकी आवाज में एक नेचुरल क्वालिटी है किशोर वॉइस की, तो वो किशोर कुमार के गाने गाता है। लेकिन जो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है वो रफी साहब के गाने उसके लिए सिलेबस की तरह हैं। यानी जब हम कोई चीज, किसी चीज की पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कोई पाठ, कोई सबक हमें पसंद ना हो, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उससे होकर गुजरेंगे तभी हम अपनी यात्रा में पूर्ण होंगे। तो रफी साहब एक तरीके से प्लेबैक सिंगिंग की एक यूनिवर्सिटी है। सिंगिंग तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन ये जो विधा है, ये जो शास्त्र है, ये जो मैदान है, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, उसके रफी साहब बादशाह हैं। और रफी साहब को सुनना अपने आप में, कई किताबों को पढ़ना है, कई लेक्चर अटेंड कर लेना है, कई यूनिवर्सिटीज में कई कोर्स कर लेना है। तो अभी आपने सुना कि रफी साहब की प्लेबैक सिंगिंग की जो दुनिया है उसमें क्या महत्ता है और उनका क्या योगदान है। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल, आप मुझे वहां भी पा सकते हैं। वहां एक पूरी सीरीज मैंने रफी साहब के किस्सों की तैयार की है, हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, वहां भी आप सुन सकते हैं। और आगे हम और भी बातें रफी साहब के बारे में करते रहेंगे। और रफी साहब को सुनना असल में, जैसा मैंने पहले कहा कि ज्ञान की एक पूरी परंपरा में डूबकर खुद को समृद्ध करने जैसा है। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे, रफी साहब की बातें करेंगे, रफी साहब के कुछ गीत सुनेंगे और बहुत
अच्छा लगता है रफ़ी साहब के बारे में बात करना। वाली आसी का शेर है लखनऊ के शायर कि हम उसका ज़िक्र जो रोज़ो शबाना करते हैं, सो गुफ्तगू भी बड़ी शायराना करते हैं। तो जब रफ़ी साहब का ज़िक्र होता है तो गुफ्तगू अपने आप में खुद ब खुद शायराना हो जाती है। फिर मिलेंगे। शुक्रिया ग्रेट लेजेंड्स चैनल का, शुक्रिया। हमारे चैनल पर हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी सुन सकते हैं। कोई आपकी प्रतिक्रिया हो, कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, कोई जानकारी देनी हो, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ये समझता है सिर्फ मुझे ही सब पता है। मैं जो भी बात करता हूँ वो पढ़ करके या लोगों से सुनकर ही करता हूँ। तो आप अगर मुझे ऐसा फीडबैक देंगे तो मुझे खुशी होगी। रफ़ी साहब को सुनते रहें, उनके संगीत में उतरते रहें, और जितनी गहराई में आप जाएंगे आपको ये महसूस होगा कि उतना आप अंदर से समृद्ध हो रहे हैं। शुक्रिया।